चलिए तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड एजुकेशन में। तो बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है, सॉल्यूशन हमारा चल रहा है। ओके, यहाँ पर हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो हमने कल नॉर्मलिटी तक डिस्कस कर लिया था। ओके, तो अब बारी है भैया वेपर प्रेशर की। ठीक है, चलो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बता देते हैं इस चैप्टर का कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं इस चैप्टर में। ओके, तो यहाँ पर देखिए अपना पूरा सिलेबस है इस चैप्टर का। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पूरी तरह से फिनिश कर ली है। ठीक है, यही सेक्शन सबसे बड़ा सेक्शन होता है। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, ये सेक्शन हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आज हम कंप्लीट करेंगे वेपर प्रेशर और आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये दो टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे। साथ में अगर टाइम मिलेगा तो हम इसको भी आज ही कंप्लीट कर लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मोल फ्रैक्शन हमारा हो गया था, नॉर्मलिटी तक हम पहुंच गए थे भाई साहब। तो ये देखिए नॉर्मलिटी हमारा हो चुका था कंप्लीट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो भाई साहब बात करेंगे वेपर प्रेशर की। व्हाट इज वेपर प्रेशर। डेफिनेशन पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पर हम बताते हैं। देखिए हमारे पास ये कंडीशन दे रखी है। ठीक है, आप सभी लोग समझते हैं व्हाट इज इवेपोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है। अगर आपको इवेपोरेशन कंडेंसेशन नहीं पता है तो एक काम करते हैं, पहले आपको ये बता देते हैं। देखिए इवेपोरेट का मतलब होता है किसी भी चीज का, ठीक है, किसी भी लिक्विड चीज का गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना कहलाता है वेपराइजेशन। ठीक है, इवेपोराइजेशन। तो यहाँ पर क्या बनेगी हमारे पास, पहली बार में क्या हुआ, जो पानी के मॉलिक्यूल्स थे, ओके आप पानी समझ सकते हो थोड़ी देर के लिए, वो लिक्विड स्टेट को छोड़कर गैसियस स्टेट में आ गए। ये जो लाल लाल आपको डॉट्स दिखाई दे रही है, ठीक है, ये क्या है, ये बता रही है यहाँ पर कि पानी हमारा कैसा हो रहा है। ये पानी लिक्विड स्टेट को छोड़कर गैसियस स्टेट में आ रहा है। आपको यहाँ पर एक अजम्पशन मान के चलना पड़ेगा कि जो कंटेनर है वो ऊपर से पूरी तरह से बंद है। ठीक है, मतलब क्लोज्ड है। ऊपर आप समझ सकते हो ढक्कन रख दिया हमने, ये पूरी तरह से क्लोज हो गया। क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोज्ड कंटेनर। क्या बोलेंगे, क्लोज्ड कंटेनर, क्लोज्ड कंटेनर। ठीक है, क्लोज्ड कंटेनर। तो आपने ये देखा किस तरह से इवेपोरेशन हुआ। नेक्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन का मतलब ये होता है, अब जो हमारे पास गैस थी ना, जो हमारे पास गैस थी, जो आपको लाल डॉट्स दिखाई दे रही है, ये क्या है, हमारे पास गैस है। अब इस गैस का वापस से पानी बनना क्या कहलाएगा, हमारे पास कंडेंसेशन कहलाएगा। कंडेंसेशन। तो ये जो आपको नीली वाली डॉट्स दिखाई दे रही है, ठीक है, नीली वाली ये टिपकियां दिखाई दे रही है आपको, बॉल्स दिखाई दे रही है आपको, ये क्या बता रही है कि एक समय ऐसा आएगा कि ये जो ऊपर हमने क्या कर रखा है, ऊपर हमने इसको क्लोज कर रखा है। ओके, तो एक समय ऐसा आएगा जब इवेपोरेशन क्या स्टार्ट हो जाएगा, इवेपोरेशन भी स्टार्ट होता रहेगा, साथ ही में जो गैस ऊपर चली गई है वो वापस से पानी के फॉर्म में नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। ये होने वाला है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, वेपोरेशन ज्यादा होगा, कंडेंसेशन कम होगा। लेकिन एक ऐसी स्टेट आएगी जहां पर इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों की रेट का मतलब होता है स्पीड। ठीक है, तो दोनों की रेट क्या हो जाएगी, बिल्कुल बराबर हो जाएगी। आप लोग यहां पर देख सकते हो, यहां पर ये जो रेड डॉट्स है, रेड डॉट्स आपको जो दिखाई दे रही है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो 6 हमारे पास रेड डॉट्स है। उसके बाद आप नीली डॉट्स को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब ये है बताने का कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन इस समय बराबर हो चुका है। ठीक है, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन बराबर हो चुका है। ओके, तो यहां से टर्म निकल के आती है वेपर प्रेशर। अब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, अब आप लोग डेफिनेशन इसको पढ़ सकते हो। देखिए, ये देखिए, तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन जो हमने स्टेट देखी थी, जहां पर कंडेंसेशन और इवेपोरेशन की जो रेट थी वो दोनों क्या हो चुकी थी, बराबर हो चुकी थी। इसको स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन। तो जब इन दोनों की रेट बराबर आ गई तो हम क्या बोलेंगे कि हमने इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव कर ली। समझ में आया इतना, हमने इक्विलिब्रियम की स्टेज अचीव कर ली। ओके,
तो ये किस में करी हमने, क्लोज कंटेनर में हमने करी है, ठीक है। तो यहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो इस समय जब ये कंडीशन बन जाएगी, उस समय द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर अबव द लिक्विड सरफेस इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो इस समय जो वेपर जो होगी, ठीक है, जो वेपर होगी, ठीक है, जो भाप होगी, वो लिक्विड सरफेस पे जो प्रेशर लगाएगी उसी को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। जो वेपर लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाएगी उसी को हम लोग बोलेंगे वेपर का प्रेशर। कंडीशन समझ में आई है आपको? कंडीशन ये है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन होनी चाहिए और क्लोज कंटेनर होना चाहिए, तभी आप लोग देख पाओगे वेपर प्रेशर। आया सभी को समझ में? ये होता है वेपर प्रेशर। तो अगर आप सिंपल भाषा में बताओ तो क्या बोलोगे? वेपर प्रेशर ही है। कौन सा प्रेशर है? वेपर का प्रेशर है। यहाँ पर डायग्राम में देखिए आप लोग, इस समय जो ये वेपर जो है, ये जो वेपर्स हैं वो किसके ऊपर प्रेशर लगाएगी? ये पानी की सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाएगी। पानी की सरफेस के ऊपर ये क्या लगाएगी? प्रेशर लगाएगी। इसी को हम बोलेंगे वेपर का प्रेशर। क्या बोलेंगे? वेपर का प्रेशर। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि हमारी वेपर प्रेशर को अफेक्ट कर सकते हैं? देखिए आप लोग, सबसे पहला है नेचर ऑफ लिक्विड। तो भाई साहब आप खुद सोच के देखिए, यहां पर हमने कंटेनर बना दिया, ये कंटेनर हमारा बन गया, इसमें मान लीजिए आपने पानी भर दिया, इसको हमने ऊपर से क्लोज कर दिया है, देख लो आप लोग, ठीक है। इसमें हमने क्या भर दिया भैया? पानी भर दिया, ठीक है, ये पानी भर दिया। तो अब क्या होगा? अब यहाँ पर वो स्टेट आएगी, इवेपोरेशन इज इक्वल्स टू कंडेंसेशन वाली जो स्टेट आ जाएगी, उस समय क्या बोलेंगे हम लोग? उस समय हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर वेपर प्रेशर बन चुका है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो जो आप लोग लिक्विड यहाँ पर भरोगे, ये जो लिक्विड रहेगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। अगर आपके पास वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है, मतलब अच्छा लिक्विड आपके पास है, तो वो ज़्यादा वेपर प्रेशर बनाएगा। ओके, ज़्यादा वेपर प्रेशर बनाएगा। लेकिन आपने लिक्विड कुछ ऐसा ले रखा है जो कि वेपर्स नहीं बनाता इतनी आसानी से, तो आप क्या बोलोगे कि उसका वेपर प्रेशर नहीं बनेगा आसानी से, ठीक है। तो लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है। और किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। आप सभी लोग जानते हो वेपर कब निकलती है? जब आप इसको गर्म करते हो। अगर आप लोग किसी चीज़ को ज़्यादा गर्म कर देते हो तो ज़्यादा वेपर्स बनेगी। तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होने वाला है। और किसके ऊपर डिपेंड करेगा ये? प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट। मान लीजिए ये हमारे पास लिक्विड था, इसमें आपने क्या डाल दिया? इसमें आपने नमक डाल दिया। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपने इसमें नमक डाल दिया, तो अब क्या होगा? नमक डालने की वजह से, सोल्यूट डालने की वजह से अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज का मतलब ये है, अब जब आप इसको गर्म करोगे, ठीक है, जब आप इसको गर्म करोगे तो क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत ये आएगी, पहले मान लो पानी हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा था, लेकिन सॉलिड डालने के बाद, मतलब नमक डालने के बाद, अब मान लो थोड़ी देर के लिए ये 110 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो रहा है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर कब बनेगी? 110 डिग्री के बाद बनेगी, ठीक है। तो अगर आप लोग सोल्यूट डाल देते हो तो उससे नुकसान होता है, ठीक है। सोल्यूट डालने से वेपर प्रेशर का नुकसान होता है। आया समझ में? ये होगा। इधर हमने कुछ मोलर मास ले रखा है सभी का, अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। न्यूमेरिकल में काफ़ी ज़्यादा ये यूज़फुल होते हैं, ठीक है, यूरिया का, ग्लूकोज का और सुक्रोज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। ओके, तो आगे हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमारी क्लियर होनी जरूरी है। ओके, तो अभी हमने क्या देखा? वेपर प्रेशर देखा था। ओके, अब वेपर प्रेशर को लिखने का एक तरीका होता है। ओके, क्या तरीका होता है समझते हैं। सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। अगर आपको वेपर प्रेशर बताना हो सॉल्यूट का तो कैसे बताओगे? आप बताओगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, तो इसको लिखने का तरीका है वेपर प्रेशर, बी बना दो यहाँ पर, ये क्या बन गया? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। बी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्यूट को। सॉल्वेंट की बात करते हैं, सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ, तो ये क्या बन गया? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो अब एक कंडीशन लेके चलते हैं ताकि हमें आगे चीज़ समझ में आएगी। ये जो ऊपर नोट लगा हुआ है इसको भी आपको समझाते हैं, इसकी क्या कहानी है। तो मान लीजिए हमारे पास प्योर लिक्विड ए है, हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमने ए भर दिया है। कौन सा लिक्विड भरा? हमने ए नाम का लिक्विड इसमें भर दिया है। इस समय इसका जो वेपर प्रेशर बनेगा वो पीए बनेगा। मानते हो आप लोग सभी? बिल्कुल मानेंगे आप लोग। तो ये हमारे पास वेपर प्रेशर बन गया। अब देखिए
क्या ये प्योर है? हाँ ये प्योर है, क्योंकि इसके अंदर कुछ दूसरा आइटम डला हुआ नहीं है, ना तो इसमें नमक है ना शक्कर है, कुछ भी तो नहीं है इसमें, बिल्कुल प्योर है ये, ए है इसमें। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, इसके ऊपर हम लोग नोट लगा सकते हैं, नोट का मतलब होता है प्योर। ओके, उसी तरह से यहाँ पर देखिए प्योर लिक्विड बी, प्योर लिक्विड बी, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर बी है और ये प्योर है, तो हम लोग इसके ऊपर नोट लगा देंगे। अगर ए और बी को हम मिला देंगे, अगर ए और बी को मिला देंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, ए बी बन जाएगा, दोनों को हमने यहाँ पर मिक्स कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर अब आपको आप ये नहीं बोल सकते कि पी नॉट ए, इस तरह से आप लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि ये प्योर थोड़ी ना है, इसमें तो बी भी मिल चुका है और ए भी मिल चुका है। तो अब आप बताओगे पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी, लेकिन इसके ऊपर आप लोग नोट नहीं लगाओगे। ओके, इसको क्लियर कर देते हैं, यहाँ पर नोट नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि प्योर चीज़ों के ऊपर नोट लगता है, प्योर चीज़ों के ऊपर नोट लगता है, उसके अलावा नोट नहीं लगता है, नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से क्लियर करके देखते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर थे हम लोग, राउल्स लॉ में देखना है। ओके, राउल्स लॉ दिखा देते हैं आपको। तो राउल्स लॉ ने क्या बोला हमें, राउल्स लॉ हमें पढ़ना है, एक नियम है राउल्स लॉ, क्या है, राउल्स का लॉ, राउल्स का लॉ, ठीक है, एक साइंटिस्ट है राउल्स, उन्होंने ये नियम दिया था। क्या बोला उन्होंने, इन अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के अंदर, इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमने ए भर रखा है, इसमें बी भर रखा है, ए भर रखा है और बी भर रखा है, मतलब इसके अंदर ए और बी कंपोनेंट्स है, हमारे पास ए और बी कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो अगर आपको ये बताना है कि ये जो हमारे पास ए और बी कंपोनेंट है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, इनका वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बताइए आप लोग। तो ये डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन के ऊपर, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। जितने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे किसी कंपोनेंट के, उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेगा। कहने का मतलब यही है कि जो ज़्यादा रहेगा इस सॉल्यूशन के अंदर, वो ज़्यादा प्रेशर बनाएगा। अरे यही तो मतलब हुआ इसका, कि जो जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर बनाएगा, ठीक है। अगर इसमें ए की मात्रा ज़्यादा है तो ए का वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा, बी की मात्रा ज़्यादा है तो बी का वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा। बताइए इसमें क्या समझने वाली बात है। तो हम इसको इस तरह से बता सकते हैं, अगर हमारे पास पी ए है तो पी ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए, पी ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए। ओके, ये बात उन्होंने बताई भैया। अब इसको आगे हम लोग डिराइव करेंगे, यहाँ पर देखते जाइए आप लोग, ठीक है। पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए, ठीक है। जीटा ए क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, क्या होता है, ये मोल फ्रैक्शन होता है। चलिए, तो अब हम जानते हैं, अगर यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, साथ में ये जीटा ए हम लोग साथ लिख देंगे, ठीक है। इतना आप सभी को समझ में आया। अब इस कांस्टेंट को हम लोगों को रिप्लेस करना है, ये कांस्टेंट बहुत दिक्कत दे रहा है हमें, तो इस कांस्टेंट को कैसे रिमूव कर सकते हैं। चलिए इसको रिमूव करते हैं। मान लीजिए टू फाइंड के की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हमारे पास जो सॉल्यूशन था, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए हमारे पास जो सॉल्यूशन था उसमें सिर्फ और सिर्फ ए था, उसमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ ए था। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर बनेगा वो पी नॉट ए बनेगा। मानते हो आप लोग सभी, ये हम लोग एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं ताकि हम लोग के की वैल्यू निकाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या बनेगा, पी नॉट ए बनेगा। ये बात हमें समझ में आई। और क्या समझे आप लोग इससे, यहाँ पर जो जीटा ए रहेगा, जीटा ए वो 1 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हमें एक कंडीशन पता है कि जीटा ए प्लस जीटा बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 होता है। याद है आप सभी लोगों को, हमने आपको बताया था, इसको ध्यान रखिएगा। दो कंपोनेंट का अगर आप सम करते हो, मोल फ्रैक्शन का अगर आप सम करते हो तो वो 1 ही आता है, ठीक है। तो आप बताइए इसमें क्या आपको बी दिखाई दे रहा है, क्या बी तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग जीटा ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग खुद सोचिए, अब जीटा ए की वैल्यू क्या बन गई, ये 1 बन चुकी है। ओके, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो के की वैल्यू के रहने देते हैं, जीटा ए कितना हो चुका है, 1 हो चुका है, तो यहाँ पर 1 रख देते हैं। पी ए क्या है हमारे पास, पी ए तो हमारे पास पी नॉट ए है, पी नॉट ए है। और ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई, क्या आई, के की वैल्यू हमारे पास, के की वैल्यू आई है हमारे पास,
के इक्वल्स टू बन गया पी नॉट ए। कैसे आया, समझ में आ गया सभी को? एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखिए, हमने कंडीशन मानी हमने कंडीशन मानी ताकि हम के की वैल्यू निकाल सकें। हमने कंडीशन ये मानी, थोड़ी देर के लिए हमने ये मान लिया कि हमारे पास कंटेनर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ए के मोल्स हैं, सिर्फ और सिर्फ ए के मोल्स हैं। ठीक है, तो ए अगर इसमें है तो बी यहाँ पर कितना होगा? बी यहाँ पर 0 होगा। इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी कितना होगा? 0 होगा। तो ए के मोल फ्रैक्शन कितने आएंगे हमारे पास? 1 आएंगे। अब ए है तो इसका वेपर प्रेशर पी नॉट ए बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने जब वैल्यू पुट करी तो हमारे पास के की वैल्यू आई पी नॉट ए। तो के की वैल्यू अब हमारे पास आ चुकी है। इस इक्वेशन में के की वैल्यू पुट कर देते हैं और लास्ट में हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन जो बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास है पी ए इक्वल्स टू हमारे पास के जीटा ए है। अब हमने के की वैल्यू निकाल ली है, वो क्या आई हमारे पास? वो आई है पी नॉट ए। ठीक है, जीटा ए। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया और यही तो होता है राउल्ट्स का नियम। ये 2 नंबर के लिए और 3 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। समझ लीजिए आप लोग, प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देख लीजिए कितनी ही बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। अगर आप लोग ए के लिए निकाल सकते हो तो बी के लिए भी आप निकाल सकते हो। पी नॉट पी, ए की जगह पर बस बी लिख दीजिए, ये बन गया। ठीक है, ये आपके पास बन गया। अगर आपको टोटल लिखना है तो टोटल कैसे लिखेंगे? टोटल के लिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को सम कर दीजिए तो ये पीटी आ जाएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर टोटल का आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारे पास राउल्ट्स लॉ भी हो गया फिनिश। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ हमने कर दिया भैया फिनिश। ठीक है, चलिए आगे हमारे पास है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, समझते हैं इसको। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो यहाँ पर देख लीजिए कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 2011 में, 2015 में, 16 में, 20 में, बहुत धांसू क्वेश्चन है ये। ठीक है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, समझते हैं इसको। देखिए, आइडियल क्या होता है? आइडियल का मतलब होता है आदर्श। ठीक है, आदर्श, अगर आप हिंदी में इसको पढ़ोगे तो क्या आएगा? ये आदर्श विलयन इसको बोलते हैं। आदर्श का मतलब होता है जिसमें अच्छे गुण होते हैं। आप खुद जानते हो, अगर हम किसी को बोलते हैं कि यार आदर्श विद्यार्थी है, तो आदर्श विद्यार्थी का मतलब क्या है? कि उसमें अच्छे गुण होंगे, पढ़ाई लिखाई करता होगा, माँ बाप की सेवा करता होगा। ओके, मतलब अच्छा विद्यार्थी हम उसको क्या बोल सकते हैं? आदर्श विद्यार्थी बोल सकते हैं। ओके, लेकिन एक्चुअल में क्या आदर्श विद्यार्थी आज के समय पर एग्जिस्ट करते हैं? आदर्श का मतलब एक तरह से ये होता है कि जिसमें कोई बुराई ना हो, बिल्कुल 1% की, 1 रुपये की उसमें बुराई ना हो। तो क्या ऐसा संभव है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है किसी में बुराई ना हो। सबके अंदर थोड़ी थोड़ी बुराई तो होती है, ये बात तो आप मानते हो। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब होता है जो कि एक तरह से एग्जिस्ट नहीं करता है, एक तरह से एग्जिस्ट नहीं करता, उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब होता है अनादर्श। ठीक है, जो कि आज के समय पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आज के समय पर ये एग्जिस्ट करता है, ना कि ये करता है। ठीक है, बस इसको पढ़ना है हमें। तो आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि राउल्ट्स लॉ पूरी तरह से सही नहीं है। राउल्ट्स लॉ से आप वेपर प्रेशर नहीं निकाल सकते प्योर। ठीक है, जो वैल्यू आएगी ना राउल्ट्स लॉ से, वो 100% सही नहीं होगी, वो 99% सही हो सकती है, 99.9 सही हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखिए, नहीं तो पता चले आज हमने आपको वेपर प्रेशर पढ़ा दिया, घर पे गए और चालू हो गए राउल्ट्स लॉ से सॉल्व करना, तो ये जो वैल्यू आएगी ना वो एक्चुअल वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है उसमें, क्योंकि जो राउल्ट्स लॉ होता है वो आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर वैलिड होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर वो वैलिड नहीं होता है। ठीक है, तो जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, और जो नहीं करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पहला डिफरेंस आप सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जब हमारे पास बना, हमने क्या किया? हमारे पास ए था, हमारे पास बी था, दोनों को मिक्स कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया? ए बी बन गया, ए बी का सॉल्यूशन बन गया। तो इसका मतलब है कि इसके बीच में कोई एनर्जी का चेंज नहीं हुआ। जब हमने ए और बी को मिलाया होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो चेंज होनी चाहिए, बॉन्ड वगैरह टूटी होगी, नई बॉन्ड बनी होगी। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन भाई साहब क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि यहाँ पर कोई एनर्जी का चेंज नहीं होगा। एनर्जी मतलब इंथैल्पी का मतलब एनर्जी होता है। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी में बिल्कुल चेंज नहीं होगा, 0 हो जाएगी। ठीक है, 0। लेकिन एक्चुअल में
एनर्जी में चेंज होता है, थोड़ा बहुत एनर्जी में चेंज होता है, ध्यान रखिए कभी भी। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाते हैं। मान लो आपको चाय बनानी है, क्या बनानी है आपको? चाय बनानी है। तो चाय बनाने के लिए आप क्या डालते हो? पानी डालते हो, दूध डालते हो, शक्कर डालते हो, और क्या डालते हो? चाय पत्ती डालते हो। नॉर्मली हम ये डालते हैं, ओके। तो अगर हमें चाय को बनाना है तो हमने क्या किया? ये सारे आइटम डाल दिए। पहले हमने इसका वेट निकाला, इन चारों आइटम का हमने वेट निकाला। मान लो इसका वेट आया 10, ठीक है, 10 कुछ भी हो सकता है, इसकी यूनिट हम लोग नहीं लिख रहे हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पर जो चाय बनी, क्या वो भी 10 यूनिट की होगी? नहीं, वो थोड़ी कम होगी, क्योंकि बहुत सारा जो पानी होगा वो उड़ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पूरा बराबर तो नहीं आएगा, पूरा बराबर वैल्यू नहीं आएगी चाय बनने के बाद। इसका मतलब ये एनर्जी में चेंज हुआ है, एनर्जी में चेंज हुआ है। तो आइडियल ये बोलता है कि एनर्जी में चेंज नहीं हुआ, लेकिन नॉन आइडियल बोलता है एनर्जी में चेंज हुआ है। और अगला पॉइंट आप लोग देखोगे तो वो बोलता है कि वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। तो भाई साहब वॉल्यूम में भी चेंज होगा, वॉल्यूम में भी चेंज होगा। तो ये होता है हमारा आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आई होप आप सभी को आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। 3 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, 3 नंबर में आप 3 पॉइंट आराम से लिखिएगा, आपको पूरे नंबर यहां से मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें यह समझ में आ गया कि भाई साहब जो राउल्स लॉ ने जो हमें नियम दिया था, राउल्स भाई साहब ने हमें जो नियम दिया था, ठीक है, राउल्स भाई साहब ने जो हमें नियम दिया था वो पूरी तरह से सही नहीं था, ठीक है। आइडियल के ऊपर वैलिड था, नॉन आइडियल के ऊपर ये वैलिड नहीं था। तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होंगे, उनका वेपर प्रेशर कैसे निकाले? फिर उनका वेपर प्रेशर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं आपको एक्सपेरिमेंट से ही निकालना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट करो अपने घर पर, तभी आप उसका वेपर प्रेशर निकाल सकते हो एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। चलिए तो अब हम ये देखेंगे कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो भाई साहब ये 2 प्रकार के होते हैं, मतलब 2 प्रकार की ये वेरिएशन शो करते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव डेविएशन शो करना, मतलब राउल्स लॉ जो था, राउल्स का जो नियम था, उससे मान लो वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 10 आया वेपर प्रेशर, 10 एटीएम का वेपर प्रेशर हमारे पास आया। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट से निकाला तो उस समय वेपर प्रेशर कितना आया? 8 एटीएम का आया, 8 एटीएम का आया। मतलब हमारा जो वेपर प्रेशर है वो कम हो चुका है। इसका मतलब है उसने नेगेटिव डेविएशन शो करी है। अगर राउल्स लॉ से हम निकालते तो वो 10 एटीएम आ जाता, ठीक है, 10 एटीएम राउल्स लॉ से आया। और जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो मान लो हमारे पास वेपर प्रेशर कितना आया? 12 एटीएम का आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। तो अब आप लोग बताइए कि वेपर प्रेशर ज़्यादा आया कि कम आया? तो राउल्स लॉ से हमारा वेपर प्रेशर ज़्यादा आया। इसका मतलब है कि इसने पॉजिटिव डेविएशन शो करी हुई है, ठीक है। पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। राउल्स लॉ के अगर बराबर नहीं होगा तो या तो उससे ज़्यादा होगा या उससे कम होगा, सिंपल सी बात है। तो नॉन आइडियल जो सॉल्यूशंस होते हैं वो 2 प्रकार के डेविएशन शो करते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। आया इतना समझ में? चलिए तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आगे, चलो आगे देख लेते हैं यहाँ पर, तो ठीक है आगे देख लेते हैं यहाँ पर। कहाँ गई हमारी प्रैक्टिस शीट? ये देखिए 2 प्रकार की डेविएशन ये शो करते हैं, ठीक है। एक होती है नेगेटिव, एक होती है पॉजिटिव, ठीक है। तो बात करते हैं पहले नेगेटिव की। नेगेटिव का मतलब ये है, मान लीजिए आपने राउल्स के लॉ से, राउल्स का जो लॉ था, राउल्स लॉ से आपने वेपर प्रेशर कितना निकाला? 10 एटीएम का निकाला। और जब आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा, जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आपका वेपर प्रेशर कितना आया? 8 एटीएम का आ गया, मतलब कम आया आपके पास। तो आप इससे क्या बोलोगे कि ये तो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। ये क्या कर रहा है? नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो पहला पॉइंट हमारे पास यही लिखा हुआ है कि जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो वो क्या आया? कम आया। और राउल्स लॉ क्या आया? ज़्यादा आया, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हो गया हमारे पास। दूसरा पॉइंट हम लोग आगे देखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके ऊपर इसको समझते हैं। ये सारे पॉइंट आपको क्लियर करवा देंगे, थोड़ा सा वेट करो आप लोग, ओके। सारी चीज़ें आज आपकी क्लियर हो जाएगी। चलिए तो इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं ताकि आपको समझ में जल्दी आए। हमारे पास यहाँ पर
यहाँ पर ए का सॉल्यूशन बना हुआ है, इसमें सिर्फ ए है। हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन है बी का, बी बी। ओके, इधर हमारे पास जो सॉल्यूशन है, ठीक है, इन दोनों को प्लस करके हमने बना दिया तो ए और बी आ गया हमारे पास। ठीक है, ए और बी हमारे पास आ गया। तो अब देखिए आप लोग, अब आप लोग देखिएगा ध्यान से। तो हुआ क्या अगर ये दोनों ए और ए के बीच में बॉन्ड लगी हुई थी, इन दोनों के बीच में बॉन्ड लगी हुई थी। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसको थोड़ा क्लियर करके अच्छे से बनाते हैं ताकि आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आए। ठीक है, फील लेना जरूरी है इस चीज़ का। ए बी, ए बी, ठीक है, इस तरह से। तो हुआ क्या होगा, हुआ ये होगा, वेपर प्रेशर कम कैसे आया। राउल्स लॉ हमें 10 बता रहा है, हमारे पास 8 ही आ रहा है। तो ये कम कैसे आया होगा, तो कम इसलिए आया होगा क्योंकि यहाँ पर जो ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है, ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसी है, वो आप लोग ये मान सकते हो थोड़ी सी कमज़ोर है। ठीक है, थोड़ी सी कमज़ोर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में जुड़ गए होंगे अच्छे से, ये दोनों पास पास आ गए होंगे। पास पास आ गए, इसका मतलब क्या हुआ, पास पास आने का मतलब ये है, पास पास जब ये आ जाएंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम कम हो जाएगी। यहाँ पर ये आराम से दूर दूर थे, लेकिन यहाँ पर ये पास पास आ गए, इनका इंटरेक्शन अच्छे से हो गया। ठीक है, इनका इंटरेक्शन अच्छे से हो गया, तो पास पास आने की वजह से अब पास आ गया तो वॉल्यूम कम हो गया। पास, अगर ये पास पास आ जाएंगे तो ये वॉल्यूम कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इनका वॉल्यूम कम हो गया। अब वॉल्यूम कम हो गया, इसका मतलब है कि ये वेपर प्रेशर कम बनाएंगे, वेपर प्रेशर कम बनाएंगे। ठीक है, पहले 10 लीटर था, अगर ये पास पास आ गए तो क्या होगा, मान लो ये 8 लीटर बन गया, 8 लीटर का सॉल्यूशन हमारे पास बचा। तो 8 लीटर का जो सॉल्यूशन होगा वो वेपर प्रेशर कम बनाएगा, 10 लीटर का ज़्यादा बनाएगा। तो ये रीज़न है कि भैया ए और बी का जो इंटरेक्शन था, ए और बी का जो इंटरेक्शन था, उनका इंटरेक्शन ज़्यादा था, और सॉरी, इनका जो इंटरेक्शन था, इनका इंटरेक्शन क्या था, इनका इंटरेक्शन आप लोग इस तरह से समझ सकते हो, ज़्यादा कम नहीं बोलना चाहिए हमें। हम ये बोलेंगे कि इनके बीच में इंटरेक्शन इतना अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ पर ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो अच्छा इंटरेक्शन है, मतलब दोनों पास पास आ गए। ठीक है, इंटरेक्शन वर्ड हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ए बी का जो इंटरेक्शन था वो कम था और इनका इंटरेक्शन ज़्यादा था, इस तरह से आप समझ सकते हो। ए बी के बीच में ज़्यादा इंटरेक्शन है, मतलब वो जल्दी पास पास आ जाएंगे। ओके, उसके बाद वॉल्यूम हमारे पास कम हो गया। ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, पूरे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मिक्स लिख लीजिए यहाँ पर। उसके बाद एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, एनर्जी का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, अगर आपने क्लास 11th में एनर्जी के बारे में पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर छोटा सा हमने छोटा सा यहाँ पर हमने लिख लिया है नोट बनाकर, यहाँ से आप समझ सकते हो। देखिए, अगर हमारे पास डेल्टा एच नेगेटिव होता है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है, इसका मतलब होता है हीट क्या हो रही है हमारे पास, रिलीज हो रही है। हीट क्या हो रही है हमारे पास, रिलीज हो रही है। डेल्टा नेगेटिव का मतलब होता है हीट रिलीज, हीट रिलीज। और डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब होता है हीट एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अगर हमारे पास दोनों पास पास आ गए होंगे, दोनों पास पास आ गए होंगे, ए और बी का जो इंटरेक्शन हमने बनाया था यहाँ पर, इसमें हम क्या बोल रहे थे, ए और बी दोनों पास पास आ गए। ठीक है, तो हुआ क्या होगा, यहाँ पर हुआ ये होगा कि इन्होंने हीट को रिलीज किया होगा, हीट को रिलीज किया होगा तब जाके पास पास आए। ध्यान रखना, कभी भी मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं तो वो हीट को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो हीट रिलीज करना मतलब डेल्टा एच नेगेटिव होना, डेल्टा एच कैसा होना हमारा, नेगेटिव होना। तो यहाँ पर डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव होगा। आप चाहो तो उसको नेगेटिव लिख सकते हो, या फिर आप इस तरह से एरो बनाकर बता सकते हो कि 0 से छोटा, और 0 से छोटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब इसका जस्ट अपोजिट ये हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो एक कोई सा अच्छे से समझ लो, दूसरा ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग बोलेंगे कि जो हमने ऑब्जर्व किया, अब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव डेविएशन कब आया होगा, राउल्स लॉ से। मान लो राउल्स लॉ से हमारे पास आया 10 atm का प्रेशर, और हमने जब एक्सपेरिमेंट किया उससे आया होगा 15 atm का प्रेशर। ठीक है, वैसे इतना डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन समझने के लिए हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि ये कैसे आया होगा, तो वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ गया होगा, डेल्टा एच मिक्स यहाँ पर बढ़ जाएगा। यही बात आपको यहाँ पर बतानी है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा। इस तरह से आप बता सकते हो। ओके, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर दी है, आपको समझ में ये चीज़ें आ गई होगी। शायद हमारे पास एक स्लाइड बनी हुई है, तो वहाँ पे आपको एक बार पूरा डिफरेंस क्लियर करवा देते हैं। ये देखिए, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, इस तरह से आपको डिफरेंस बना के याद करने हैं।
ये देखिए पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। कुछ लोग पूछ रहे थे कमेंट में कल पिछले वीडियो में कि सर आप ये कहाँ से पढ़ाते हो, ये जो नोट्स आप बनाते हो कहाँ से कुछ करते हो। तो देखो ये जो नोट्स है ना हमारे, ये हम लोग एनसीईआरटी से बनाते हैं। पहली बात, हम लोग फॉलो करते हैं एनसीईआरटी को, क्योंकि हमारी एमपी बोर्ड ने बोल रखा है कि एनसीईआरटी जो है वो आपकी ऑफिशियल बुक बन चुकी है। उसके अलावा प्लस लिख लीजिए आप लोग परीक्षा बोध और साथ में PYQ, ये हम लोग बीच बीच में ऐड कर देते हैं। परीक्षा बोध जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं से हमें आइडिया होता है कि किस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बनाती है एमपी बोर्ड। तो ये क्वेश्चन को भी हम शामिल करते हैं अपने नोट्स में, ताकि आपको चीज़ें जल्दी समझ में आए और आपको पता चल सके कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। ओके, तो ये सारी चीज़ों को हम फॉलो करते हैं। ओके, चलिए, तो पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट आर मोर देन राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ से अगर ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव, कम होगा तो नेगेटिव। ये बात हमारी हो गई। यहाँ पर डेल्टा एच पॉजिटिव आता है, वी मिक्स पॉजिटिव आता है, ठीक है। यहाँ पर ये नेगेटिव आता है, ये भी नेगेटिव आता है। इस तरह से आप याद कर सकते हो। देखो अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है और वो चाहता है कि यार मेरे को तो सिंपल सा समझा दो, बस मेरे को तो एग्जाम में बस लिख के आना है, रट लूंगा मैं, तो रटने का काम ये है। वैसे रटना नहीं चाहिए, आपको समझा रखा है हमने, लेकिन फिर भी किसी को समझ में नहीं आया है तो वो इस तरह से यूज़ कर सकता है इस ट्रिक को। नेगेटिव डेविएशन मतलब डेल्टा एच भी नेगेटिव, डेल्टा वी भी नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब डेल्टा एच भी पॉजिटिव, डेल्टा वी मिक्स भी नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो। उसके बाद फॉर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तो एजियोट्रॉप एक अपना टॉपिक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे एजियोट्रॉप को, वहाँ पर आपको समझा देंगे, ठीक है, एजियोट्रॉप। लेकिन अगर आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। देखो एजियोट्रॉप जो होता है वो पॉजिटिव के लिए मिनिमम होता है और नेगेटिव के लिए मैक्सिमम होता है, ठीक है। लेकिन ये जो एजियोट्रॉप वाला टॉपिक है उसको हम लोग आगे देखेंगे, अभी आप लोग इस पर इतनी चिंता मत करो, ठीक है। तो पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं जो आप चाहो याद कर सकते हो। कोई से 3 पॉइंट याद कर लेना, इतने सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में चाहो तो एग्जाम्पल भी याद कर लेना कि CH3COCH3 एसीटोन प्लस CS2, ये जो एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। और नेगेटिव का एग्जाम्पल क्या है, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, CHCl3 को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, तो ये इसका एग्जाम्पल बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। और एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि यार अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछा करो, ओके। ऐसा नहीं है कि आप बस वीडियो आधा छोड़ के चले जाओ। कोई भी दिक्कत आती है तो टेलीग्राम से आप लोग सभी जुड़े रहो हमारे साथ। उसके अलावा कमेंट में आप लोग कर दिया करो कि सर हमको ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो अगले वीडियो में हम उसको कवर कर देंगे, ठीक है। हम कमेंट आपकी सबकी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा। बाकी यार ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो पढ़ाई करें आप सभी लोग। ऑल दी वेरी बेस्ट।